हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो कि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सी टेट और रीट एग्ज़ाम या यूपी टेट में। तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अर्थात ब्लूम्स का शैक्षिक वर्गीकरण। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरी मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। आगे देखते हैं हम लोग ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही है ब्लूम। और ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के निवासी थे। आगे हम इनका देखते हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम था। इनकी पुस्तक का नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल था, जो कि इन्होंने 1956 में दिया था। और इनके इन्हीं पुस्तक में ही वर्गीकरण को दिया गया है, इनके शैक्षिक वर्गीकरण को दिया गया है। और कितने चरण में दिया गया है? 3 चरण में दिया गया है। क्या क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य अर्थात कॉग्निटिव डोमेन्स, भावात्मक उद्देश्य अर्थात अफेक्टिव डोमेन्स और मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य अर्थात साइकोमोटर डोमेन्स। तो इन्होंने में संज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संज्ञानात्मक उद्देश्य की संज्ञान मतलब होता है समझ, कि बच्चा कैसे अपने समझ करके चीज़ों को पहचानता है। अर्थात सिर से संबंधित होता है कि जितनी भी दिमाग से चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को इस चरण में वो करता है। और उसके बाद किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए पहले वह संज्ञान से समझता है और फिर उसके बाद उसमें भावात्मक उद्देश्य लेता है अर्थात हृदय से संबंधित करता है। हृदय से संबंधित का मतलब ये है कि अफेक्टिव डोमेन्स होता है अर्थात उसमें उत्साह होती है, प्रेरणा होती है, रुचि होती है, जिससे वह किसी भी ज्ञान को समझने के लिए उस अपने अफेक्टिव डोमेन्स का प्रयोग करता है। और जैसे हमने किसी भी चीज़ को अपने दिमाग से समझ लिया, सिर से समझ लिया, फिर किसी भी चीज़ को हमने उसमें रुचि लगा दी, प्रेरणा लगा दी, लेकिन उसके बाद तीसरा इनका उद्देश्य है मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य। जैसे हम लिखते हैं तो वो क्या हुआ? क्रियात्मक उद्देश्य। अपने क्रियात्मक उद्देश्य अर्थात अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे खेलते हैं, कूदते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो इन चीज़ों से हम सीखते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं साइकोमोटर डोमेन्स। अर्थात अपने शारीरिक हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका क्रियात्मक उद्देश्य कैसे बटा हुआ है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि 1956 में इन्होंने क्या वर्गीकरण किया था। पहले दिया था इनका है नॉलेज, उसके बाद अर्थात ज्ञान, उसके बाद कंप्रिहेंशन मतलब समझ, एप्लीकेशन मीन्स अनुप्रयोग, एनालिसिस मतलब कि विश्लेषण, और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, और इवेल्युएशन मीन्स मूल्यांकन मतलब कि बच्चा जो सीखता है इनके संज्ञानात्मक उद्देश्य में कैसे कैसे सीखता है। पहले ज्ञान का उपयोग करता है, फिर समझ का उपयोग करता है, फिर उसके बाद उसका प्रयोग करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, फिर उसके बाद उसका संश्लेषण करता है, और फिर उसके बाद लास्ट में जाकर उसका मूल्यांकन करता है। ज्ञान का समझ का उपयोग से मतलब है कि उसके पहले वह किसी भी चीज़ की जानकारी लेता है, उसके बाद उस जानकारी की व्याख्या करता है और उसको आत्मसात करता है, उसको अपने दिमाग में उसका स्मरण करता है, फिर उसका या जो भी सूचना या जानकारी है उसकी विभिन्न स्थितियों में प्रयोग करता है, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करता है अर्थात कि वह उसके संबंध की पहचान करने की प्रक्रिया करता है, और फिर उसके बाद वह संश्लेषण करता है अर्थात उन विचारों को, सूचनाओं को इकट्ठा करके तब जाके उनके बीच संबंध बनाता है, और फिर लास्ट में क्या करता है कि निर्णय लेता है कि हाँ उसको अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि नहीं आई है। जैसे हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो पहले हम सीटेट को एग्ज़ाम देने के लिए पहले उसको ज्ञान लेते हैं कि आखिर ये सीटेट का एग्ज़ाम होता क्या
है उसकी पहचान करते हैं, फिर उसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, मतलब आत्मसात करते हैं, समझते हैं कि सीटेट की जानकारी आखिर होता क्या है, उसको कैसे हमको पढ़ना चाहिए, फिर उस सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ले आनी चाहिए उसका प्रयोग करता है विभिन्न स्थितियों में कि उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसका फिर जाके विश्लेषण करता है, उसका पहचान करने की कोशिश करता है कि हाँ 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 कि किसकी वीडियो देखें या फिर उसके बाद कौन सी बुक से पढ़ें हम कि ताकि उससे हमारी मेहनत सफल हो जाए, उसका विश्लेषण करता है। उसके बाद तब जाके लास्ट में सिंथेसिस करता है कि हाँ सबको इकट्ठा करके उसके बाद उसका संश्लेषण करता है कि बीच संबंध बनाता है और फिर तब जाके वो लास्ट में मूल्यांकन करता है कि हाँ अब हम सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे कि नहीं पास कर लेंगे। वो अपनी तैयारी को परिपूर्ण करता है कि हाँ अब हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसी का संशोधित रूप इन्होंने दिया है 2001 में, इसी का संशोधित रूप दिया है 2001 में। तो बस इसमें क्या हो गया है कि नॉलेज की जगह रिमेंबर हो गया है, नॉलेज की जगह रिमेंबर हो गया है, कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग हो गया है और एप्लीकेशन की जगह अप्लाइंग हो गया है और फिर एनालिसिस की जगह एनालाइजिंग हो गया है। और यही बस दो चीज़ें बदल गई हैं, ये वाला इधर नीचे चला आया है और ये वाला इधर ऊपर चला आया है, अर्थात कि केसिस की जगह इवेलुएटिंग हो गया है और इवेलुएटिंग की जगह क्रिएटिंग हो गया है। बस यही इनमें अंतर हुआ। तो जैसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट एग्ज़ाम में हम उसी तरीके से करेंगे। आगे हम देखते हैं भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य क्या होता है, इसको क्रयवाल एवं मारिया ने दिया था। किसने दिया था? क्रयवाल एवं मारिया में 1964 में दिया था। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। कि जैसे इसमें अनुकरण आता है, अनुक्रिया आता है, अनुमूल्य आता है, संप्रत्यय आता है, संगठन आता है और चारित्रिककरण आता है। अर्थात इसमें भी 6 स्टेज आते हैं कि हाँ बच्चा कैसे सीखता है। और उसके बाद फिर देखिए क्रियात्मक उद्देश्य क्या है, अर्थात बच्चा कैसे अपने कार्यों को करता है, खेल कूद कर कैसे करता है। तो इसके भी 6 स्टेज हैं, जैसे उद्दीपन है, फिर कार्य करता है, फिर उसके बाद नियंत्रण करता है, फिर उस चीज़ों का समन्वय करता है, फिर उसका स्वाभाविक करके उसके बाद उसकी आदत लग जाती है। अर्थात वो अपनी क्रियाओं को करते करते उसके अंतर्गत लास्ट में आदत डेवलप हो जाती है। और बस हम लास्ट में अब आगे देख लेते हैं कि हॉट्स क्या होता है और लॉट्स क्या होता है। लॉट्स जिसे कहते हैं कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हॉट्स किसे कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहते हैं। लॉट्स में क्या आता है, नीचे वाला तीनों आते हैं और हॉट्स में क्या होता है कि ऊपर वाले तीनों आते हैं। और लॉट्स में क्या होता है, नॉलेज आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, कंप्रिहेंशन आ जाता है और एप्लीकेशन आ जाता है। और इसमें क्या आ जाता है, थॉट्स में एनालिसिस आ जाता है, एनालिसिस आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है और इवैल्यूएशन आ जाता है। इससे क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और डीएसएसबी एग्ज़ाम में भी अक्सर करके पूछता है। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए कि कॉग्निटिव डोमेन में लॉट्स और हॉट्स क्या होते हैं। और नीचे के तीनों क्या होते हैं, वो लॉट्स होते हैं और ऊपर के तीनों क्या होते हैं, हॉट्स होते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।